हाँ जी बच्चों, आपका वेलकम है। यूनिट 4 चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 14 है ये 1414 और चॉक कॉइल हम स्टडी कर रहे हैं। चॉक कॉइल के बारे में अब आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लगेगा टॉपिक आपको। देखो बेटे, मैंने कुछ बातें जो बताई हैं पहले उनको समझो, तब तुम्हें इसकी इम्पोर्टेंस क्लियर होगी। देखो, करंट दो तरह की हैं। एक तो है आपकी एसी, जिसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हो, और एक है डीसी यानी बैटरी से मिलने वाली करंट, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हो। डायरेक्ट करंट को सिर्फ रेजिस्टेंस ही कंट्रोल कर सकता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कारण आपको पता है कि एक्सएल की अगर हम बात करें, कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ओमेगा एल, तो ये होता है 2 पाई न्यू एल, और डीसी में न्यू जीरो होता है, तो इसीलिए एक्सएल जीरो होता है। तो इंडक्टेंस डीसी के रास्ते में रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। और कैपेसिटेंस की बात करें तो भाई साहब ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी का रेजिस्टेंस, और आपको फिर पता है 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, न्यू जीरो है तो एक्स सी इनफाइनाइट होगा। ये डीसी को चलने ही नहीं देता है ना। चार्ज होने के बाद कोई भी कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को चलना अलाउड नहीं करता है। तो इसीलिए हमारे काम का सिर्फ एक ही चीज है, करंट कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से करंट कंट्रोल करते ही हैं, की ही जाती है, लेकिन उसमें एक नुकसान है, आपको एनर्जी लॉस होगा हमेशा ही। और एनर्जी लॉस जो होगा रेजिस्टेंस के वजह से, वो होता है आई स्क्वायर आर। तो ये एनर्जी लॉस होगा, इससे हमारा नुकसान होता है आई स्क्वायर आर की वजह से, राइट। अब बात करते हैं डीसी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और एसी पर फोकस करते हैं। एसी में तीनों चीजें ही करंट को कंट्रोल कर सकती हैं, आर, एल और सी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर से करंट को कंट्रोल कराओगे तो एनर्जी लॉस होगा इसमें भी, तो एनर्जी लॉस जो होगा आई स्क्वायर आर इसमें भी होगा। आर करंट तो कंट्रोल कर देता है, लेकिन एनर्जी का लॉस हमेशा ही होगा, चाहे एसी हो या डीसी। लेकिन अगर आप एल से कंट्रोल कराएंगे तो इसमें एवरेज पावर लॉस जो होता है, वो मैंने बताया था ईवी आईवी कॉस फाई होता है, और फाई 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो कॉस 90 की वजह से एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो होता है। ये मैं समझा भी चुका हूं। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही कोई पावर लॉस भी नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी करते हैं, और करंट को कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटे एल और सी बहुत ही पावरफुल हथियार हैं एसी को कंट्रोल करने में, ठीक है। और अगर हम एल से कंट्रोल करें, है ना, एल से, एल यानी इंडक्टेंस की सहायता से करंट को एसी को कंट्रोल करें, तो उस डिवाइस को ही चॉक कॉइल कहते हैं। तो मैंने तुम्हें समझाया चॉक कॉइल क्या होती है। तो चॉक कॉइल एक तरह का इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, एक कॉपर की कॉइल है, इस तरह से, बस ये कॉइल है, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल है, और ये एसी को कंट्रोल करती है। इसमें भी दो बातें और समझ लो, ये पूछा गया बोर्ड में, इसलिए यही क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर एसी की फ्रीक्वेंसी कम है, लो फ्रीक्वेंसी एसी है, ठीक है, तो ये वायर तो कॉपर की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर हम भरते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। क्या भरते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर। तो इस तरह से चॉक कॉइल बनाते हैं। इफ एसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो चॉक कॉइल कैसे बनाएंगे? कॉपर की वायर से ही बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर भरते हैं सॉफ्ट आयरन कोर।
और अगर एसी की फ्रीक्वेंसी हाई है तो बेटा तुम्हें सॉफ्ट आयरन कोर भरने की कोई जरूरत नहीं है, एयर ही अंदर सफिशिएंट है। तो एयर कोर यानी अंदर एयर ही भरी रहती है, कुछ नहीं है, एयर तो हमेशा ही है, तुम्हें भरना थोड़ी है एयर। तो एयर कोर वाली चॉक कॉइल काम में आती है। चॉक कॉइल यूज करने से क्या फायदा होता है? करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस है ये, इससे करंट को कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है। और आइडियल चॉक कॉइल में पावर लॉस 0 होता है। आइडियल चॉक कॉइल में, इन आइडियल चॉक कॉइल एवरेज पावर लॉस इज 0। लेकिन बेटे कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है। अब कोई बच्चा दिमाग से सोचे तो यहां एक बात कह सकता है, सर ये चॉक कॉइल भी तो कॉपर वायर की बनी है, तो कॉपर वायर में कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, ये तो नहीं होगा 0 रेजिस्टेंस होगा, बहुत कम होगा रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ तो होगा। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 0 तो नहीं होता है सर। तो उसकी बात सही है। तो वास्तव में हर चॉक कॉइल RL सर्किट है। आर क्यों? क्योंकि ये वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और तो इस तरह से R अपने आप रोल में आ जाएगा। तो इन रियल प्रैक्टिस ईच चॉक कॉइल इज क्या है? इज आ RL सर्किट। तो इन रियल प्रैक्टिस, इन रियल प्रैक्टिस each chalk coil is a RL सर्किट। जब R आ गया, RL सर्किट है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि पावर लॉस पूरी तरह 0 तो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया तो कुछ ना कुछ पावर लॉस तो होगा। हाँ, ये सही है। अगर RL सर्किट का पावर लॉस हम देखें तो पावर लॉस होता है EV स्क्वायर R अपॉन Z स्क्वायर। Z की भी वैल्यू रख दो। Z की वैल्यू होती है इसमें अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सोचो, EV स्क्वायर R अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो वास्तव में क्योंकि कोई भी चॉक कॉइल आइडियल नहीं होती है, वो कॉपर वायर की बनी होती है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसे प्योर L सर्किट नहीं माना जा सकता है। एक्चुअली वो RL सर्किट है, इसलिए उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो होता है। लेकिन बेटे ये एनर्जी लॉस प्योर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो भी बहुत फायदा है। जैसे एक चीज है वो 10 जूल एनर्जी 1 सेकंड में लॉस कर रही है, एक चीज है वो 0.2 जूल ही लॉस कर रही है। तो आप बताओ आपको फायदा हुआ या नहीं? 0 नहीं है, लेकिन 0.2 भी 10 की तुलना में तो बहुत कम है। तो इसीलिए चॉक कॉइल का यूज करके बहुत सारे एनर्जी लॉस को बचाया जा सकता है। अब कोई बच्चा ये कहे, सर हमने कभी चौक देखी है, यानी बच्चा कोई पूछे क्या सर मैंने कभी चौक देखी है, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, है ना, थोड़ा ध्यान करना। एग्जाम्पल गिवन, पुरानी ट्यूबलाइट देखी, आजकल की तो सारी बंद ट्यूबलाइट आती है। पुरानी ट्यूबलाइट में इस तरह से ना एक लोहे की डंडी सी होती थी, इस तरह से लोहे की फंटी होती थी, और इसमें इस तरह से अरेंजमेंट होता था, और इसमें इस तरह से डंडा फंसता था और ट्यूबलाइट जलती थी। ये बीच में ये वाली चीज जो होती थी इसे रॉड कहते थे, ये रॉड जलती थी, और एक लोहे की फंटी होती थी नीचे, देखा है आप लोगों ने? उसमें भी लोहे की फंटी पर तुम्हें याद हो तो बीच में एक डिबिया सी लगी रहती थी, यहां थोड़ा ध्यान करो, एक डिब्बी जैसी चीज होती थी, कभी ध्यान दिया हो? वो थोड़ी पुरानी ट्यूबलाइट की बात कर रहा हूं, है ना। आज से 5-7 साल पहले बहुत चलती थी, आजकल तो एलईडी चल गई हैं, पुरानी ट्यूबलाइट। तो उसमें ये जो डिब्बी सी होती थी, छोटी सी डिब्बी लगी रहती थी, ध्यान देना, लोहे की ये जो फंटी है,
फंटी पर एक यहाँ डिब्बी छोटी सी ऐसे लगी रहती थी, उसे कहते भी थे चौक, है ना। ये चौक खराब हो गया इसका ट्यूबलाइट का, तो वो जो डिब्बी होती थी इस तरह से, वो ही होती है चौक। उसे कहते भी चौक ही हैं, और चौक कॉइल है पूरा नाम ये। तो वो बेटे इसीलिए ट्यूबलाइट जो होती थी वो बल्ब की तुलना में ज़्यादा रोशनी देती है और कम वाटेज खर्च होते हैं। ये ट्यूबलाइट 36 से 40 वाट की होती है खाली, लगभग, बड़ी ट्यूबलाइट, है ना। और बल्ब होता था 100 वाट का, लेकिन बल्ब से ये रोशनी ज़्यादा देती है और एनर्जी काफ़ी कम लेती है, ओनली 40 वाट। तो क्यों? कारण यही है कि चौक की वजह से एनर्जी बहुत सेव होती है, इसकी वजह से एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा ये लाइट में बदल देती है। जबकि बल्ब जो होता है बहुत सारी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस खाली होता है, बस एक फिलामेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है बस बल्ब में, ये फिलामेंट होता है एक, है ना, एक रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए बल्ब बहुत हीट हो जाता है। तुमने देखा होगा लगाते ही बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जाती है। ये 100 वाट का बल्ब है ना, तो इसकी इफिशियंसी माने इस एनर्जी को लाइट में बदलने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा 5% होती है। 95% एनर्जी को ये हीट के रूप में वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है और इंडक्टेंस या चौक से कितनी एनर्जी सेव की जा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल आपके मैंने समझने के लिए दिया है। कई बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ा सा बता दें, तो मैंने थोड़ा सा बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये चौक कॉइल सारा समझ में आ गया है अच्छे से? ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर चौक कॉइल का खत्म कर रहे हैं। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर।